तो एक्सरेज करते हैं। एक्सरेज क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, और इनका वेवलेंथ जो है उसकी रेंज है ना, उसकी रेंज अप्रॉक्सीमेटली डिफाइन की है 0.1 से 100 एंगस्ट्रॉम्स के बीच में। ठीक है, कोई मतलब फिक्स नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यही रेंज है। ठीक है, इससे थोड़ा सा इधर भी हो सकती है, इसके भी थोड़ा उधर भी हो सकती है, बट अप्रॉक्सीमेट रेंज इसकी ये मानी जाती है। तो इस रेंज के इस तरफ जो है मतलब और हायर एनर्जी की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हुई वो क्या हो गई? गामा रेज हो गई। ठीक, और इसके इस तरफ जो इससे थोड़ी सी कम एनर्जी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गई, वो हो गई अल्ट्रावायलेट रेज। ठीक, अच्छा, इसको यदि आपको विजिबल लाइट से यदि कंपेयर करना है तो विजिबल लाइट में अप्रॉक्सीमेट जो है वो यदि एवरेज मीन ले लें तो ये वेवलेंथ रहती है विजिबल लाइट की। ठीक, तो 5000 एंगस्ट्रॉम में जैसे अप्रॉक्सीमेटली ग्रीन लाइट हो जाती, तो उससे कहीं ज़्यादा एनर्जी की वेव्स हैं ये एक्सरेज, है ना, वेवलेंथ इतनी कम है। ये डिस्कवर की थी, है ना, 1895 में एक कोई जर्मन साइंटिस्ट थे, विल्हेम रॉन्जेन, है ना, इन्होंने डिस्कवर किया। तो इन्होंने बेसिकली ऑब्जर्व किया कि जब भी हम इलेक्ट्रॉन्स को किसी हेवी मेटल पे यदि बॉम्बार्ड करते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन्स को किसी हेवी मेटल पे यदि हम बॉम्बार्ड करते हैं तो इस मेटल से काफ़ी डीपली पेनिट्रेटिंग रेज निकलती हैं जो कि सरफेसेस में, है ना, कई लेयर्स तक जो है वो पेनिट्रेट कर जाती है। बेसिकली मतलब ऑब्जर्व किया कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेज निकलती है। तो किसी किसी को उस टाइम पे इन रेज का नेचर नहीं मालूम था, तो इसीलिए इनको एक्सरेज डिनोट कर दिया। ठीक है, तो अब देखते हैं फॉर्मली एक्सपेरिमेंटल सेटअप में एक्सरेज को किस तरह से प्रोड्यूस करते हैं और एक्सरेज का जो स्पेक्ट्रम है वो किस तरह से बिहेव करता है। तो एक्सरेज को प्रोड्यूस करने के लिए हम एक पहले वैक्यूम ट्यूब लेते हैं। ये ब्लू वाली जो ट्यूब है ना, इसमें से जितने एयर मॉलिक्यूल्स हैं उसको सबको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इसमें वैक्यूम रहता है, इसको एक्सरे ट्यूब बोलते हैं या फिर इसको कूलिज ट्यूब भी बोलते हैं। कूलिज ट्यूब, जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने, है ना, इस तरह की ट्यूब को यूज़ किया था, उनका नाम कूलिज था, इसीलिए कूलिज ट्यूब। तो हमारा एम क्या है इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में, जैसे विलियम रॉन्जन ने किया था कि हमको इलेक्ट्रॉन्स को बॉम्बार्ड करना है किसी हैवी मेटल पे। ठीक है, तो हमको पहले तो इलेक्ट्रॉन सोर्स चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन सोर्स के लिए क्या करते हैं, हम एक फिलामेंट लेते हैं और फिलामेंट को हीट करते हैं। तो ये वाला जो आपको सर्किट दिख रहा है ना, ये राइट हैंड साइड में, ये बेसिकली फिलामेंट को हीटिंग सर्किट है उसका, और हीटिंग से भी उस जो कंसर्न मेटल सरफेस है उससे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, और इस फिनोमिना को बोलते हैं थर्मायोनिक एमिशन। तो ये भी बेसिकली मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स के बाहर निकलने का एक मतलब मैकेनिज्म है, मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बाहर निकलने का। तो एक मैकेनिज्म तो आपने देखा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कि जब हम, है ना, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट जो है वो मेटल सरफेस पे डालते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं मेटल सरफेस से। और ये दूसरा मेथड हो गया कि यदि किसी भी मेटल सरफेस को यदि हम हीट करें तो उससे भी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो निकल जाते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं थर्मायोनिक एमिशन। तो हम फिलामेंट को हीट करते हैं और इस फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। ठीक है, तो इस फिलामेंट से जो है वो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो निकले हैं इसको अब हमको एक्सेलरेट करना है। ठीक है, हाई वेलोसिटी पे एक्सेलरेट करना है। तो आप देखें ये जो साइड है, ये जो नेगेटिव साइड है कैथोड, जहाँ पे हमने फिलामेंट रखा है और जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसमें और एनोड के बीच में जो पॉजिटिव साइड है एनोड,
इसके बीच में बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस हम मेंटेन करते हैं, करीब 50 किलो वोल्ट का, ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी हाई है। तो इसके कारण जो है वो ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट करते हैं इस तरफ एनोड साइड में, और एनोड साइड में क्या करते हैं, ये जो येलो वाला पोर्शन हमने रखा हुआ है मेटल सरफेस का, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है इस मेटल सरफेस पे बम्बार्ड होंगे। तो ये मेटल सरफेस हम इस तरह से चुनते हैं कि भाई इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए, क्योंकि इसमें हीट काफ़ी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो और एटॉमिक नंबर ज़्यादा होना चाहिए, हेवी होना चाहिए मेटल सरफेस। तो जैसे या तो टंगस्टन ले लिया, है ना, या फिर प्लैटिनम ले लिया, ठीक है। टंगस्टन का एटॉमिक नंबर जो है वो 74 है और प्लैटिनम का 78 है। तो इनके न्यूक्लियस में एटॉमिक चार्ज काफ़ी है, क्योंकि आइडिया है कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कराना, ठीक है। तो इन दोनों मेटल सरफेसेस का मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है, और उसके बाद में मतलब इन मेटल ये जैसे टंगस्टन या प्लैटिनम को किसी कॉपर सरफेस के साथ में जोड़ देते हैं, ताकि जो एक्स्ट्रा हीट जो भी प्रोड्यूस हो वो यहाँ से कॉपर सरफेस से जो है वो हम एक्सट्रैक्ट कर सकें, ठीक है। तो ये बेसिक सेटअप ये है। तो अब अपन देखते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड होकर के और टंगस्टन या प्लैटिनम के न्यूक्लियस के पास जब पहुंचता है इलेक्ट्रॉन, तो उस टाइम पे क्या होता है। तो सपोज ये टंगस्टन का या प्लैटिनम का न्यूक्लियस है, केवल न्यूक्लियस बनाया अपन ने, और इस पे इलेक्ट्रॉन जो है बम्बार्ड हो रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें या तो ये होगा कि जैसे जो इलेक्ट्रॉन जो है बिल्कुल न्यूक्लियस के ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है ना, वो तो बिल्कुल पास आकर के कोलाइड करके रुकेगा, ठीक है, न्यूक्लियस के साथ में। और जो इलेक्ट्रॉन इसके पास से निकल रहा है उसको जो है अपने अट्रैक्टिव फोर्स से ये न्यूक्लियस जो है वो उसका डायरेक्शन चेंज कर देगा, बिल्कुल सडनली चेंज कर देगा डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रॉन रुकता है या सडनली डायरेक्शन चेंज करता है, तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। और कोई भी मूविंग चार्ज एक्सेलरेट करता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अनुसार जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज रिलीज करेगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही एक्सेलरेट करेगा, है ना, इतना तेजी से एक्सेलरेट करेगा, इतना रैपिड एक्सेलरेशन करेगा, तो इसमें से फोटॉन्स एमिट होते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो, है ना, फोटॉन्स एमिट करेगा, ठीक है। यहाँ पे रुक गया तो ये फोटॉन एमिट किया, ये वाला इलेक्ट्रॉन है इसने फोटॉन एमिट किया, ये वाला इलेक्ट्रॉन है ना, इसने फोटॉन एमिट किया, ठीक है। और अलग अलग फ्रीक्वेंसी के फोटॉन्स एमिट करेगा। अच्छा, ये तो आप देख करके बता सकते हैं जिस भी इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा है उसके फोटॉन की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी। तो ये पहला वाला इलेक्ट्रॉन है ना, ये यदि μ1 फ्रीक्वेंसी का फोटॉन एमिट करता है तो μ1 सबसे ज्यादा होगा, है ना, μ1, और फिर ये दूसरा वाला μ2, hμ3, ठीक है। तो इसमें ये क्लियर ये है कि μ1 जो है वो μ2 से ज्यादा होगा, वो μ3 से ज्यादा होगा, ठीक है। तो इससे, है ना, हमको आइडिया लग जाता है कि डिपेंडिंग ऑन कि इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कितना कर रहा है ना, या तो कंप्लीटली रुकेगा, है ना, या एक्सेलरेट करके निकल जाएगा बगल से। एक जो एक्सरेज जो एमिट होंगी, जैसे यहाँ पे अपन डिपिक्ट कर सकते हैं, है ना, एक्सरेज जो है एक किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में एमिट हो रही, तो एक्सरेज जो एमिट होंगी उसका एक इंटेंसिटी स्पेक्ट्रम हम देख सकते हैं, ठीक है। तो किसी एक मेटल का इंटेंसिटी स्पेक्ट्रम अपन बनाते हैं जरा। तो ये अपन देख सकते हैं कि अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकल रहा है ना, इसका एक पूरा स्पेक्ट्रम जो है वो एमिट होगा। स्पेक्ट्रम मतलब हो गया कि अलग अलग फ्रीक्वेंसीज या अलग अलग वेवलेंथ के फोटॉन्स जो हैं वो निकल रहे हैं, ठीक है। तो इंटेंसिटी और वेवलेंथ का एक ग्राफ देखते हैं जो इस तरह के एक्सपेरिमेंट से प्रोड्यूस होता है। तो ये जो है वो इंटेंसिटी, ये आई जो है इंटेंसिटी है, और वेवलेंथ के अगेंस्ट में हमने ग्राफ ड्रॉ किया है। तो ये ग्राफ जो है एक पर्टिकुलर एक्सेलरेशन के लिए, एक पर्टिकुलर मेटल के लिए, ठीक है। तो इस ग्राफ में दो चीजें कांस्टेंट हैं। पहला, जो पर्टिकुलर एक्सेलरेशन मतलब हो गया कि पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, ये कांस्टेंट है इस पूरे ग्राफ में, और z,
Z मतलब एटॉमिक नंबर इस मेटल का, सरफेस का, वो कांस्टेंट है। तो इसमें आप देखिएगा एक लैम्डा मिन आ रहा है ना, मिनिमम वेवलेंथ आ रही है। मिनिमम वेवलेंथ मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, और ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी, जब ये इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम एक्सेलरेट किया, है ना, मैक्सिमम एक्सेलरेट किया तब जाकर के मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकालेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जब कोलाइड करके रुक जाता है ना, उस टाइम पे इसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम है। ठीक है, इसकी पूरी काइनेटिक एनर्जी जो है वो फोटोन की एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, तो hc बाय लैम्डा मिन जो है वो किसके बराबर होगा, जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की उसके बराबर। और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, ev। यदि इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया है v पोटेंशियल डिफरेंस से, तो ev हो गई। ठीक है, तो लैम्डा मिन जो है वो क्या हो गया, hc अपॉन ev। अच्छा, इसमें hc और e तो कांस्टेंट है। ठीक है, e तो चूंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इसकी वैल्यूज यदि हम डाल दें तो हमारे पास में लैम्डा का ये रिलेशन आ जाता है, ये अपन ने पहले भी एक बार निकाला था, 12375 अपॉन v, है ना, और v जो है वो वोल्ट्स में है। तो ये मतलब दोनों ही रिलेशन क्रूशियल हैं, इससे हम लैम्डा मिन निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा वैसा करते हैं, थोड़ी जगह बना लेते हैं, है ना, इस ग्राफ के 2-3 एस्पेक्ट और देख लेते हैं जरा। अच्छा, तो इस ग्राफ में दो चीजें कांस्टेंट थी, एक तो क्या कांस्टेंट था, v कांस्टेंट था, जिस पोटेंशियल डिफरेंस से हम एक्सेलरेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को वो कांस्टेंट था, और दूसरा क्या कांस्टेंट था, मेटल सरफेस कांस्टेंट था। तो अब इनको वेरी करते हैं, तो ग्राफ कैसे वेरी करेगा, है ना, उसको देख लेते हैं एक बार। तो यदि z तो सेम रखते हैं, मतलब मेटल यदि हमने टंगस्टन ले लिया तो टंगस्टन, है ना, वो सेम रखते हैं। हम यदि पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर दें, है ना, v को बढ़ा दें, तो ये सपोज v1 पे है ना, ये सपोज लैम्डा 1 है और लैम्डा 1 v1 पे कोरस्पॉन्ड कर रहा है, और अब हमने सपोज v2 कर दिया। ठीक है, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, और v2 जो है v1 से ज्यादा है, तो इसका ग्राफ जो है वो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। ये तो आप इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि जो मिनिमम वेवलेंथ है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इसका ग्राफ जो है वो कुछ इस टाइप का बन जाएगा। ठीक है, इस ग्राफ के लिए जो लैम्डा मिन है वो लैम्डा 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका एक्सेलरेशन वोल्टेज v1, इसका v2, तो v2 जो है वो v1 से ज्यादा है, तो है ना, इसका इम्प्लीकेशन इस फॉर्मूले से भी हो गया कि लैम्डा 2 जो है वो लैम्डा 1 से कम है। ठीक है, अच्छा अब यदि हम पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रखते हैं और मेटल का सरफेस चेंज कर देते हैं, जैसे टंगस्टन की जगह प्लैटिनम कर दिया, ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा, आपका लैम्डा 1 सेम रह जाएगा। ठीक है, z चेंज करने से इसके जो मिनिमम वोल्टेज है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इस वाले इक्वेशन में देखें, है ना, इस इक्वेशन में कहीं पे भी जो है z की टर्म नहीं आ रही है ना, लैम्डा मिन जो है वो z के इंडिपेंडेंट है। तो बेसिकली क्या होगा कि ये यहीं से शुरू होगा और इस तरफ से चला जाएगा। ठीक है, तो इसमें जैसे इस वाले कर्व को अपन बोल सकते हैं ये z1 के लिए है, और ये वाला कर्व जो है वो z2 के लिए है ना, और दोनों के केस में v सेम है ना, v जो है वो कॉमन है। ठीक है, अच्छा तो एक्सरेज का जो स्पेक्ट्रम होता है ना, वो दो टाइप का होता है, एक तो कॉन्टिन्यूअस और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, जो हमने यहाँ पे स्पेक्ट्रम देखा है अभी, वो कौन सा वाला है, वो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम क्या होता है अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।